ठीक है, हम लोग अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री सीएस में आज एक्सरसाइज 5.2 डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन सब लोग रीड करो पहले। उसमें कहा गया था व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन डज द आवर एंड ऑफ ए क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन में दिया है उसको बाद में रीड करेंगे, बस पढ़ लो सब लोग एक बार। लेकिन सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लो कि क्लॉक का कॉन्सेप्ट क्या होता है, रिवॉल्यूशन कैसे होता है, क्लॉकवाइज क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। ठीक है, जैसे सबके यहाँ वॉच होती है, सबको पता है कि जब क्लॉकवाइज हो मतलब जब हम वॉच को देखते हैं तो कितनी कितनी इसमें नीडल्स होती हैं, एक आवर की, मिनट की, एक सेकेंड की। ठीक है, तो इसमें ये कहा जाए जैसे किसी टाइम पे 1 बजे होंगे, 2 बजे होंगे, 3 होंगे, ऐसा तो होता है 1 के बाद 2, 3 इस प्रकार से मूव करते हम लोग हैं। क्या ऐसा कभी होता है कि कभी घड़ी में 12 बजे हो उसके बाद सीधे 11 बज जाए? ये तो नहीं पॉसिबल है कि फिर 9 बज जाए, 7 बज जाए। तो वो किस वे में चलता है? क्लॉकवाइज का मतलब 12 के बाद 1 2 3 4 5, तो किस साइड से मूव करते हैं? तो इस साइड से मूव करेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे? क्लॉकवाइज। क्या कहेंगे? क्लॉकवाइज। अगर कभी कभी एक वर्ड यूज होगा एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है कि जब किसी भी सर्किल में अगर कोई सर्किल दिया हो, कहीं भी सर्किल एक बना है, वॉच कैसी होती, सर्किल सर्कुलर होती है, तो क्लॉकवाइज का मतलब होता है कि हम कहीं पे भी मान लो यहाँ पॉइंट है इस मूव करना है। जैसे यहाँ पे 12 होता है, कहीं 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा। क्लॉकवाइज का मतलब होता है उसी डायरेक्शन में जैसे क्लॉक मूव करती है, तो उसका क्या मतलब हो गया? क्लॉकवाइज। और कोई कहे हमको ऐसे मूव करना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हम जहाँ पर भी होंगे, मान लो मेरा हैंड यहाँ पे रखा है, तो क्लॉकवाइज का क्या मतलब है? यहाँ से आगे मूव करेंगे क्लॉकवाइज, यहाँ पे तो क्लॉकवाइज ऐसे मूव करेंगे, ऐसे मूव करेंगे, ये क्या हो गया? क्लॉकवाइज। अगर कोई एंटी क्लॉकवाइज की बात करे तो अगर पॉइंट यहाँ पे रखा है तो क्लॉकवाइज भी हम ऐसे मूव करते हैं इस तरीके से, तो एंटी क्लॉक हम किधर मूव करेंगे? उल्टा मूव करेंगे। जैसे 3 के बाद 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज ज़्यादा कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा अपने चैप्टर में, क्लॉकवाइज का कॉन्सेप्ट यूज होगा। किसका होगा? क्लॉकवाइज का। ठीक है, तो बात करते हैं। जो पहला क्वेश्चन था उसमें कहा गया था व्हाट फ्रैक्शन ऑफ क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन डज आवर एंड ऑफ ए क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम। हमको कहा गया है कि कोई एक वॉच है जो क्लॉक है, तो उसमें क्लॉक को क्या करना है? क्लॉक को जब वो 3 बजे होते हैं, जो 9 बज जाते हैं, मतलब 3 to 9 का मतलब है एट ए टाइम व्हेन, टाइम कितना है? 3 o'clock, और कितने कंप्लीट करना है? 9 o'clock। तो सबसे पहले क्या करते हैं? क्लॉक को बना लिया। ठीक है, और क्या करते हैं कि सब नंबरिंग कर लेते हैं। 12 o'clock हो गया, यहाँ कितना हो गया? 6 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, यहाँ पे 1 हो जाएगा, कहीं पे 2 हो जाएगा, 4 5 7 8 10 11। तो सबसे पहले जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे थे, जब रूलर की बात करते थे इसी 5.1 में, कोई भी मीज़र करते थे तो उसको एक यूनिट मानते थे। जैसे अच्छा ये बताओ, जब कभी 12 बजे हों, 2, ठीक है, जब जो ये पूरा सर्किल होता है, पूरा सर्किल जब पूरा मूव करता है तो वो एंगल की बात करें, जब हम कोई जैसे यहाँ पे है और हम पूरा अगर एक सर्किल कंप्लीट करें, क्या करें? सर्किल कंप्लीट करें, तो जो एंगल बनता है वो 360 का बनता है। क्या बनता है? 360 का। एंगल का क्या मतलब है? एंगल तो सबने पढ़े होंगे, एक्यूट एंगल होता था, ये क्लास 5 तक पढ़ाया गया था। एक्यूट एंगल, एक ऑब्ट्यूज एंगल था ऑब्ट्यूज एंगल, एक राइट एंगल था। तो मेन जो फोकस होता था वो सबसे पहले हम सीखते थे, क्या लर्न करते थे? राइट एंगल। राइट एंगल की हेल्प से हम एक्यूट एंगल भी फाइंड करते थे और ऑब्ट्यूज एंगल भी। वो कैसे? राइट एंगल्स, एक कोई भी लाइन होती थी स्ट्रेट लाइन पे, एक सीधे परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर का क्या मतलब कि अगर कोई एक लाइन है उसके जस्ट सीधी लाइन। परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता था कि जिसका एंगल 90 हो, जब ठीक है, पर एक लाइन सीधी सी और उसी के किसी एंड पॉइंट पे या किसी पॉइंट पे एकदम स्ट्रेट लाइन को क्या कहते थे हम लोग? राइट एंगल। तो राइट एंगल्स, जैसे ये राइट एंगल बना हुआ है 90 डिग्री से, अगर यहाँ से थोड़ा एंगल कम हो जाएगा, ये लाइन अगर इधर थोड़ी सी
मूव करेगी तो कौन सा एंगल बनता था, एक्यूट एंगल। और ये जो परपेंडिकुलर वाली लाइन होती थी 90 डिग्री, अगर ये इधर से इधर मूव करेगी 90 डिग्री से एबव होती तब क्या होता था, ऑब्ट्यूज एंगल होता था। कुल मिला के बॉटम लाइन ये है कि हमको इसमें यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे कि राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो अपनी जो क्लॉक है उसमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई होने के लिए बना लेते हैं, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन में बात की गई है ओवर एंड की, तो उसको बाद में बात करते एक बना ले रहे हैं कि 3 के जस्ट सामने क्या होता है, 9 होता है, सबको पता है कि, और 12 के जस्ट सामने क्या होता है, 6 होता है, ठीक है। तो 3 के जस्ट सामने 9 है और यहाँ पे तो सेंटर पॉइंट होता ही है, और 12 के जस्ट सामने क्या है, 6 है। जब अभी तक जितना हमने क्लॉक में बनाया इसको ऑब्जर्व करो कि कोई भी दो लाइंस यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें, एक लाइन ऊपर साइड है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, या कह सकते हैं यहाँ से अगर हम इसको P पॉइंट मान लें तो ये एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है, ठीक है। तो अगर ये लाइन, ठीक है, सब लोग ध्यान से देखना, एक लाइन ये और एक लाइन ये, कोई भी दो एडजासेंट लाइन लें। एडजासेंट क्या होता है, अगर एक लाइन और एक लाइन, एडजासेंट का मतलब होता है अगल बगल बिल्कुल एक साथ मिले हुए थे, ठीक है, इनको क्या कहेंगे, एडजासेंट, ठीक। तो अगर दो एडजासेंट लाइन लें, एक ये लें एक ये लें, ठीक है, तो इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, ये 90 डिग्री। 90 डिग्री का क्या मतलब होता है, राइट एंगल। क्या हो रहा है, राइट एंगल। राइट एंगल कब बनता है, जब कोई भी एक लाइन हो और उस लाइन पे किसी भी पॉइंट पे, जैसे ये कर दिया तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं हुई। स्ट्रेट का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन से बेटर बोलना होगा कि कोई भी पॉइंट दिया उस पर जस्ट सीधी लाइन उसी की परपेंडिकुलर में ये 90 डिग्री का एंगल बनाए तो उसको क्या कहेंगे, राइट एंगल। कहीं भी बना सकते हैं तो वो एंगल कितना हो जाएगा, वो 90 हो जाएगा। तो यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे 12 o'clock पे कोई नीडल है और 3 पे, जस्ट 3 पे, और 12 पे जस्ट एग्जैक्ट, तो एंगल कितना बनेगा, 90। इन दोनों के एंगल बीच कितना बनेगा, 90। इन दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा, 90। तो ये 90 डिग्री समझ में आना चाहिए कि अगर हमने ऐसे बनाई, दो लाइनें ड्रा की, 3 और 9 के जस्ट सामने और 12 और 6 के जस्ट सामने, तो ये एंगल कितना बनेगा, दो लाइन्स के बीच में 90 डिग्री, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे और क्लियर कर लेते हैं यहीं पे। अब जैसे क्लॉक की बात हो रही है तो जो हम लोगों ने लाइंस ड्रा की थी 12, 3, 6 और 9, 3, ठीक है, ये लाइन ड्रा की थी। अब हम लोग यूनिट भी कंप्लीट कर लें। जब हम 12 से स्टार्ट करते हैं, 12 से 1 पे आए तो कितना यूनिट मूव किए, तो इसको जब किसी एक नंबर से दूसरे नंबर पे आते तो उसको 1 यूनिट कंसीडर कर रही है। कितना है, 1 यूनिट। कितना कंसीडर किया, 1 यूनिट। 1 से 2 पे आए तो 1 यूनिट, 2 से 3 पे आए तो 1 यूनिट, 3 से 4 पे आए तो 1 यूनिट, 4 से 5 आए तो 1 यूनिट, 5 से 6 आए 1 यूनिट। तो सबको अगर हम 1 यूनिट कंसीडर कर लें तो 12 से फिर से यहाँ पे आने में कितने यूनिट हम चलेंगे, यहाँ से 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो जब हम एक कंप्लीट सर्कुलर पाथ पे मूव करते, जैसे 1 से स्टार्ट किया वापस 1 पे आ जाए, वो कोई भी नीडल हो सकती है, आवर की हो सकती है, मिनट की हो सकती है, सेकेंड की हो सकती है। हर केस में जब वो यूनिट मूव कितना करेगी, वो जब जिस पॉइंट पे नीडल थी वहाँ पे वापस फिर से आ जाए, 360 का एंगल कंप्लीट करे, तो वो कितने यूनिट मूव कर रही। हम लोगों ने इसको कितना मान लिया, ये 1 माना, 2 माना, 3 माना, तो वो कितना यूनिट मूव करती है वापस उसी पॉइंट पे आने पे, वो कितना यूनिट आती है, 12 यूनिट। कितना, 12 यूनिट। एक कंप्लीट जो चक्कर सर्कुलर पाथ पे मूव होता है क्लॉक के केस में, तो कितना यूनिट मूव करती है, 12 यूनिट, क्योंकि हमने हर नंबर के बीच की जो डिस्टेंस को कितना कंसीडर किया है, 1 यूनिट। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते अपने हैं। अब अगर क्वेश्चन पे आएँ तो क्वेश्चन में कहा गया है कि फ्रैक्शन की बात की गई है कि 3 से 9 पे जब जाना है तो वो कितना फ्रैक्शन मूव करेगी टोटल। तो ये बात अगर रिमाइंड कराएं कि जब भी हमसे कहा जाए
फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है कि कोई भी नंबर जो a अपान बी के फॉर्म में हो, फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है जो a अपान बी के फॉर्म हो। a क्या हो जाता है, a हो जाता है न्यूमरेटर, b क्या हो जाता है डिनोमिनेटर। इतना तो अब तक क्लास 5 तक सबने पढ़ा था। फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है, फ्रैक्शन का मतलब होता है जो नंबर a अपान बी के फॉर्म हो, a को क्या कहते हैं न्यूमरेटर और b को क्या कहते हैं डिनोमिनेटर। जब भी हमसे कहा जाए कि कोई एक बिगर पार्ट है, क्या है, कोई भी बिगर पार्ट में स्मॉलर पार्ट को हमको ये शो करना हो कि वो कितना उसका टाइम्स है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जब भी फ्रैक्शन हमको बताना होता है, क्या होता है, फ्रैक्शन बताना होता है जो कंप्लीट पार्ट होता है, कि जब भी हम एक चक्कर पूरा कंप्लीट करेंगे तो कितना मूव करते हैं 12 यूनिट। क्वेश्चन में जब हम अगर हम 12 थे, अपनी ओवर वाली सुई की बात की गई है। अब अगर हम लोग यहाँ पे कंसीडर करें कि जो क्वेश्चन में बोला गया है कि आवर वाली सुई जब 3 to 9 मतलब जो टाइम कितना होगा 3, मैं कोई ओवर वाली बना रहा हूँ समझ में ज़्यादा अच्छे से आए। जब 3 बजे होंगे, कितने बजे होंगे, 3 बजे होंगे, लेकिन कहा गया जब 3 बजे से कितने बज जाएंगे, 9 बज जाएंगे, कितने बज जाएंगे, 9 का टाइम होगा। तो वो जो मूव हुआ होगा, कितना फ्रैक्शन मूव किया, तो टोटल हम लोगों का फ्रैक्शन एक यूनिट कंप्लीट करने में कितना होता है, 12 होता है। जो कंप्लीट यूनिट होता है, पूरी मीज़र होती है, उसको कहाँ रखते हैं, डिनोमिनेटर में। तो 12 को हम लोग ऑलवेज कहाँ रखेंगे, डिनोमिनेटर में। और कितना मूव किए, ये 12 कहाँ से आया, ये कंप्लीट मूव है। जब किसी पॉइंट से हम वापस उसी पॉइंट पे आ जाएंगे, ठीक है। जैसे आवर की बात की गई है तो आवर वाली सुई कहीं पे होगी, 12 पे होगी, जब फिर से वापस 12 पे आ जाएगी तो कितना यूनिट मूव करी, 12। फिर पूछा गया है कि 3 to 9 की बात करें तो 3 से 9 तक जाने में हम कितना यूनिट मूव करें। 3 से 4 पे जाएंगे तो 1 यूनिट, 4 से 5 जाएंगे तो 1 यूनिट, 5 से 6 पे जाएंगे 1 यूनिट, 6 से 7 पे जाएंगे 1 यूनिट, 7 से 8 पे जाएंगे 1 यूनिट और 8 से 9 पे जाएंगे तो 1 यूनिट। तो हम कितना मूव किए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 कितना मूव किए हैं। 3 से 9 जाने में कितना मूव किए हैं, 6 में। क्या 3 से 9 जाने में हम मूव कर रहे हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे कि क्लॉकवाइज जाएंगे। तो क्लॉक की बात है तो हरदम कैसे मूव करेंगे, क्लॉकवाइज। 3 के बाद क्या आता है, 4। ये तो कभी नहीं होता कि टाइम तुमने देखा अभी 3 बजे हैं फिर थोड़ी देर बाद 2 बज गए, ऐसा तो कभी नहीं हुआ होगा। 3 के बाद क्या टाइम होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। तो क्लॉकवाइज में हम 3 से 9 तक पहुंचने में कितने यूनिट मूव किए हैं, तो हम लोग 6 यूनिट मूव किए हैं। कितना मूव किए हैं, 6 यूनिट। तो 6/12 आंसर हो गया। इसको अगर और सिंप्लीफाई कर लो तो 6 1 जा 1, 6 2 जा 2, तो 1/2 फ्रैक्शन मूव किए हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन कितना आया, ये 1/2 आया है। और फ्रैक्शन की जब भी बात होती तो 1 को हम कंप्लीट मानते, क्या मानते, 1 को। जब हम पूरा एक चक्कर लगाएंगे तो मान लिया कि 1 मूव किए, तो इस केस में 3 से 9 जाने में कितना यूनिट मूव किए हैं, 1/2 फ्रैक्शन कंप्लीट का। अच्छा, एक बात और यहाँ पे कर लेते हैं कि अगर कोई कहे कि इसी क्वेश्चन को हम कितने एंगल मूव किए, एंगल की जब भी क्लॉक में बात होगी तो राइट एंगल की ही बात होगी। तो हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि अभी हमने जो बात की थी, जो स्ट्रेट लाइन 3 के सामने 9 होगा और 12 के सामने क्या होगा, 6। अब सब लोग ध्यान दो, हमको 3 बजे की बात की गई थी, फिर कहाँ तक मूव करना, जब टाइम कितना हो जाए, 9 o'clock हो जाए। तो राइट एंगल किस केस में बनता है, राइट एंगल तो केवल इसी केस में बनता है जब वो परपेंडिकुलर लाइंस हो। जैसे एक लाइन ये इसके जस्ट इधर, जस्ट इधर, जस्ट इधर, ये ऐसी अगर कोई लाइन ड्रा कर ले तो क्या ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, ये तो बिल्कुल नहीं है। क्या ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, बिल्कुल नहीं। तो परपेंडिकुलर लाइन को तो समझ में सबको आ रहा होगा, जो दोनों पे क्या हो, एक ये लाइन और एक जस्ट ये लाइन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें 3, जब कितने टाइम था, 3 बजे थे, तो 3 से जब 6 बजेगा, यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल है, ये 90 डिग्री होता है, इसकी बात हम लोग कर चुके हैं। तो जब 3 बजा होगा और जब एग्जैक्ट कितना टाइम होगा, 6 o'clock, तो आवर वाले हैंड एंड यहाँ पे आवर वाली नीडल और यहाँ पे आवर वाली नीडल में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। मतलब यहाँ से यहाँ तक मूव करने में 3 to 6 में कितना हम मूव किए हैं, तो कहेंगे 1 राइट एंगल। इसके बीच में कितना राइट एंगल आ रहा, 1 आ रहा। अब जब टाइम 6 होगा, 6 से 9 के बीच में देखेंगे, हमको क्या यहाँ पे फोकस करना है,
है कि राइट एंगल कहाँ कहाँ बन रहे हैं। क्या अगर यहाँ पे हम नीडल को मान लें 7 o'clock पे, तो 6 और 7 के बीच में राइट एंगल बन रहा है? वो तो नहीं बन रहा है। तो हमको केवल फोकस करना है राइट एंगल पे। तो राइट एंगल पे अगर फोकस करना है तो 6 to 9 पे जब जाएंगे तो कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। फिर क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन में आस्क होता है वो चेक करते हैं कि कितने राइट एंगल मूव किए। 3 से 6 में कितना राइट एंगल आया? 1। 6 से 9 में कितना आया? 1। तो 3 से 9 आने में कितने राइट एंगल हमको रास्ते में मिले? कितने मिले हैं? एक राइट एंगल यहाँ पे हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, एक यहाँ पे किया, तो टोटल राइट एंगल कितना 3 से 9 पे पहुँचने में हुए हैं? तो 2 राइट एंगल हमको मिले। कितने? 2 राइट एंगल्स। तो ये भी एक आंसर हो गया कि 2 राइट एंगल्स हम लोग मूव किए हैं 3 to 9 को पहुँचने में। ठीक है, अभी इसके और भी क्वेश्चन होंगे तो ज़्यादा समझ आएगा।